हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 26 जनवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आने वाला जो साल है सभी के लिए बहुत अच्छा हो और सरकार जो है बहुत सारी नौकरी आप लोगों के लिए दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पुराने वीडियो करंट के नहीं देखे हैं तो देखते जाइएगा। रोज़ के करंट से आप अपडेट रहेंगे तो यकीन मानिए, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको वहीं के वहीं करा देती हूँ। तो उससे आपके वो सारे फैक्ट उससे मिलते जुलते आपके कवर हो जाते हैं। और क्योंकि ये चीज़ें चर्चा में रहती हैं तो इन्हीं से ही मिलते जुलते प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इस गणतंत्र दिवस जो दिल्ली पे हमारे जो हर साल अतिथि रहते हैं, इस साल जो अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव जो प्रक्रिया हुई थी उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट संचालन के लिए पुरस्कृत किया है। मतलब सबसे अच्छे संचालन मध्य प्रदेश में हमारे इन्हीं कार्यपालक अधिकारी ने किया था। तो कौन थे? रोहन सक्सेना, राहुल त्रिपाठी, मुकेश कुमार या सोहन दीक्षित। तो निवाड़ी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सीईओ रोहन सक्सेना। ये कहाँ के हैं? ये निवाड़ी जिले के हैं। निवाड़ी जिले के ये सीईओ या मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। इन्होंने चुनाव में बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जिसके कारण इनको भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्कृष्ट संचालन के लिए पुरस्कृत किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने निवाड़ी जिला पंचायत के सीईओ रोहन सक्सेना को 2023 के दौरान चुनावों के संचालन कार्य के लिए सम्मानित किया। दिल्ली का एक मानेकंसा सेंटर है, ये भी याद रखना। मानेकंसाम सेंटर कहाँ पे है? तो मानेकंसाम सेंटर जो कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में आयोजित 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर, 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम, देखो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये कौन सा मतदाता दिवस मनाया है? अभी 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहन सक्सेना को मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर द्वारा सैटेलाइट परिसर की स्थापना कहाँ होगी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर द्वारा, तो कहाँ होगी? उज्जैन में, धार में, देवास में या खंडवा में? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर द्वारा जो सैटेलाइट परिसर है वो उज्जैन में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? उज्जैन, जिसको हम महाकाल की नगरी बोलते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना यहीं उज्जैन में है। उज्जैन के जो कृत्रिम रेसे बनाने के कारखाने भी हैं और यहीं पर ही सैटेलाइट परिसर की स्थापना भी हो रही है। इसके बारे में और पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस किले में स्थापित होगी? असीरगढ़ का किला, मंदसौर का किला, विदिशा का किला या मांडू का किला? असीरगढ़ का किला, जिसको हम मध्य प्रदेश में दक्षिण का द्वार भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था? ये जो वीर सुरेंद्र साई हैं ये उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी हैं। उलू गुलान जो पद्धति होती है वो इन्होंने अपनाई थी। और जो हमारा मध्य प्रदेश का जो असीरगढ़ का किला है, यहाँ पर इनको कारावास दे दिया गया था और इन्होंने लगभग 35 साल से ज़्यादा समय यहाँ पे गुजारा था। 35 साल से ज़्यादा समय वीर सुरेंद्र साई ने असीरगढ़ के किले में गुजारा था। इसी कारण से वीर सुरेंद्र साई की जो प्रतिमा है वो असीरगढ़ के किले में स्थापित होगी। आज ही जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सीएम मोहन यादव, उन्होंने ये घोषणा की है कि वीरेंद्र सुरेंद्र साई की प्रतिमा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में स्थापित होगी। मंदसौर का किला, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, मांडू का किला धार में है और विदिशा का किला ऐसा कोई बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे इसकी स्थापना नहीं होगी। कहाँ होगी इसकी स्थापना? असीरगढ़ के किले में होगी, बुरहानपुर में है। दक्षिण का द्वार इसको कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, ये उड़ीसा जिले के थे। एक सेकेंड।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं? मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं, ये आपको बताना है। 5, 6, 7 या 8। मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं? तो स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में 5 केंद्रीय लाइब्रेरी संचालित कर रहा है। क्या कर रहा है स्कूल शिक्षा विभाग? मध्य प्रदेश में 5 केंद्रीय लाइब्रेरी संचालित कर रहा है। यह लाइब्रेरी भोपाल में है, शासकीय मौलाना आजाद लाइब्रेरी। इंदौर में है देवी अहिल्या केंद्रीय लाइब्रेरी। ग्वालियर, रीवा और जबलपुर में केंद्रीय लाइब्रेरी के नाम से संचालित कर रहा है। विभाग द्वारा 36 जिलों में जिला लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। तो केंद्रीय लाइब्रेरी कितने जिलों में है? 5 जगह पर केंद्रीय लाइब्रेरी है। और जिला लाइब्रेरी कितने जगह पर है? जिला लाइब्रेरी 36 जिलों में। तो याद रखिएगा, 5 केंद्रीय लाइब्रेरी और 36 जिला लाइब्रेरी मध्य प्रदेश में है। अगला है, भोपाल स्थित ब्रिटिश लाइब्रेरी को क्या नाम दे दिया गया है? तो भोपाल में एक ब्रिटिश लाइब्रेरी थी जिसका नाम बदल दिया है। स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो जो भोपाल में जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है उसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी कर दिया गया है। यह लाइब्रेरी को पहले ब्रिटिश लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसको स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी बोलते हैं। अगला है, इंदौर की किस लाइब्रेरी का चयन राष्ट्रीय लाइब्रेरी नेशनल प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? और इंदौर की इस लाइब्रेरी को एक मॉडल के रूप में बनाया जाएगा, मतलब दूसरी लाइब्रेरियों को दिखाने के लिए इसको बनाया जाएगा। तो ये कौन सी लाइब्रेरी रहेगी? देवी अहिल्या, सेंट्रल, तात्या टोपे या टंट्या मामा लाइब्रेरी। तो इंदौर की जो देवी अहिल्या केंद्रीय लाइब्रेरी है, इसको राष्ट्रीय लाइब्रेरी नेशनल प्रोजेक्ट के तहत इसका चयन हुआ है और इसको एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। आपसे पूछेंगे कि किस लाइब्रेरी का चयन मॉडल लाइब्रेरी के रूप में हुआ है? तो देवी अहिल्या लाइब्रेरी का चयन जो है वो मॉडल लाइब्रेरी के रूप में हुआ है। ये पढ़ लीजिए, इंदौर में जो देवी अहिल्या केंद्रीय लाइब्रेरी है उसका चयन राष्ट्रीय लाइब्रेरी मिशनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है। इसको मॉडल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप मुझे हाय लिखकर सेव इट करके भेज सकते हैं। MPPSC प्री के लिए P सीरीज़ मेरे चैनल पर चल रही है और मेंस के लिए L सीरीज़ चल रही है। P सीरीज़ के 19 वीडियो हो चुके हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो आ रहे हैं। जो भी न्यू सिलेबस के नोट्स लेना चाहते हैं, 2 दिन बाद आपको प्रीलिम्स के नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आफ्टर 1 वीक आपको मेंस के नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो भी अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग के जो 50 लोग होते हैं उनको जो नॉर्मल रेट रहती है उससे कम डिस्काउंट में ही नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग भी अपना बुकिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में गिद्ध या वल्चर जिसको बोलते हैं, गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी? किस टाइगर रिजर्व में की जाएगी? कान्हा टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती, पेंच टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो जो गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी वो रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती जिसको नाम कर दिया है, उस टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी। रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है और भारत की बात की जाए तो ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। हाल ही में इसकी स्थापना हुई है। 2 टाइगर रिजर्व जो ऑलरेडी पहले से ही थे, मतलब 2 राष्ट्रीय उद्यान थे पहले से, एक था नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान और एक था दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को मर्ज कर दिया है और इन दोनों को मर्ज करके रानी दुर्गावती जो है टाइगर प्रोजेक्ट, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना दिया है। तो ये याद रखिएगा कि देश में सबसे ज़्यादा गिद्ध रेस्टोरेंट कहाँ पर हैं? यहीं पर है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। देश में सबसे ज़्यादा बाघों का घर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण कर दिया है। ये राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में 2022 में बाघों की संख्या 526 से 785 हो गई है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या क्या हो गई है? 526 थी पहले, जो अब बढ़ गई है और अब 785 हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर में फैला है। आपसे पूछ सकते हैं जो अभी मध्य प्रदेश का जो 7वां टाइगर रिजर्व है वो किन जिलों में फैला हुआ है? तो वो सागर, दमोह और नरसिंहपुर में फैला हुआ है। ये 2339
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और इतने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के फल के साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। एक और बात आपसे पूछ सकते हैं कि सिंगौरगढ़ का किला किस टाइगर रिजर्व में है, तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में ही सिंगौरगढ़ का किला है। 2339 वर्ग किलोमीटर का इसमें क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में 785 देश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटका में है और तीसरे में उत्तराखंड में है 560। वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है भारत के बाघ अभ्यारण्य में से एक है। और देखो जब जब भी ये वीरांगना नहीं हुआ था, दुर्गावती के नाम से राष्ट्रीय उद्यान था, तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1997 में हुई थी। दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1997 में हुई थी और नौरादेही के अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी। जब इन दोनों को मिला के रानी दुर्गावती वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य बनाया, तो वो किस डेट को बनाया था? 20 जुलाई 2023 को बनाया था, मतलब अभी हाल ही में बनाया है। तो 20 जुलाई 2023 को नौरादेही और दुर्गावती को मिलाकर मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनाया। नौरादेही की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ये ऑलरेडी सबसे बड़ा अभ्यारण्य था मध्य प्रदेश का। अब तो एक और अभ्यारण्य इसमें मिल गया है तो और बड़ा बन गया है। दुर्गावती की स्थापना 1997 में हुई थी। दोनों को मिला दिया है 20 जुलाई 2023 को। मध्य प्रदेश टाइगर के साथ साथ गिद्ध में भी नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा गिद्ध हैं। और जो रानी दुर्गावती का जो अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है टाइगर प्रोजेक्ट का, उसमें 1414 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कोर क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश में प्रथम गिद्ध गणना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्ध हैं? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्ध हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजातियों के लिए कितने बंधन केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? 201, 202, 203 और 204। देखिए जो बंधन जो केंद्र जो खोले जा रहे हैं वो पीएम जनमन योजना के तहत खोले जा रहे हैं। पीएम जनमन योजना जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक कल्याण के लिए लाई गई योजना है। इसमें 201 बंधन केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। और कितने जिलों में की गई है? तो मध्य प्रदेश के 18 चिन्हित जिले जो कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर ये 201 बंधन केंद्र खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन है? नागर सिंह चौहान है। अब हम पढ़ते हैं हलवा प्रश्न। बहुत ही शानदार रहते हैं ये हलवा प्रश्न। तो इन जो पिछले जो एक महीने से मैं जो अभी एक जनवरी मंथ खत्म होने वाला है, जितने भी हलवा प्रश्न अभी तक के रहेंगे उनकी एक साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पेशली MPPSC और व्यापम की दृष्टि से व्यापम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये एक साथ लगभग आपको 300-400 प्रश्न का एक कलेक्शन हो जाएगा। साथ में जनवरी मंथ की भी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी जल्दी ही। जैसे ही जनवरी मंथ एंड होगा उसके 4 से 5 दिन बाद आपको इसकी PDF भी परचेस कर सकते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है हलवा प्रश्न का कि मध्य प्रदेश में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो भोपाल के करेवा में। भोपाल में आपने करेवा डैम सुना होगा, वहीं पर ही गिद्ध प्रजनन केंद्र है। दूसरा है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। ये आपका जो MPPSC प्री में यूनिट 10 जुड़ा है जनजाति वाला, वहाँ पर ये सामुदायिक रेडियो केंद्र आपको पूरे करना है। तो ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? श्योपुर में है। विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाया जाता है। उज्जैन में कालिदास समारोह कब से आयोजित हो रहा है? उज्जैन में कालिदास समारोह 1958 से आयोजित हो रहा है। कब से आयोजित हो रहा है उज्जैन में? कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। कब से हो रहा है? 1958 से हो रहा है। उज्जैन में कालिदास अकेदमी की स्थापना कब हुई थी? तो कालिदास अकेदमी उज्जैन में है और ये कब बना था? 1978 में बनी थी। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1972 में हुई। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1972 में। मध्य प्रदेश का रेणुकूट, वैसे तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है जहाँ पर एल्यूमिनियम को ट्रांसफर होता है। मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का रेणुकूट अमरकंटक को कहा जाता है। किसको? अमरकंटक को। तो ये हमारे हलवा प्रश्न कंप्लीट हुए। अब मैं आपको कराती हूँ आज का जो हम आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ। आज का क्वेश्चन बताइएगा कि मध्य प्रदेश के किस स्थल का प्राचीन नाम चूड़ामणि था? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन है विदिशा, बालाघाट, नीमच या उज्जैन। कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के किस स्थल का प्राचीन नाम चूड़ामणि था। आपको उत्तर आता हो अथवा नहीं आता हो तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो भी आपको लग रहा हो, ऐसा सोचिएगा कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, आपको कोई ना कोई ऑप्शन लगाना है, तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल करके भी आपको इसका नाम मिल सकता है।
सकता है, तो सभी लोग जरूर कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।